नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर आए और 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए। एक कार्यक्रम सरकारी था और एक शुद्ध रूप से राजनीतिक। सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जोधपुर को कई सौगातें दी। अब वो क्या सौगातें थी और कितने हजार करोड़ की थी, उसको लेकर 3 अलग-अलग फिगर हैं। ये हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या बताया, सरकार ने क्या बताया और केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सरकारी कार्यक्रम से निकलकर जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान पर गए और वहां एक सभा की। ऐसा लगता है सभा की तैयारी वो एक दिन पहले दिल्ली से करके आए थे, क्योंकि जब वो सभा में पहुंचे और जहां से उन्होंने बात शुरू की, तो जो पहली सौगात उन्होंने गिनाई, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से ही वो सौगात देकर निकले हैं। क्या थी वो सौगात, पहले ये सुन लेते हैं। एक साथ मिले, एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया। तो ये थी वो सौगात सस्ते गैस सिलेंडर की, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा, क्या संदेश वो दे गए, इसे समझने के लिए मेरे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हैं और साथ में जोधपुर से प्रवीण धिंगरा जी जुड़े हैं। पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। प्रवीण जी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और नवज्योति में पिछले 25 सालों से ज्यादा वक्त से काम कर चुके हैं और फिलहाल फ्रीलांसिंग पत्रकार की हैसियत से काम कर रहे हैं। प्रवीण जी जोधपुर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और रेलवे की रिपोर्टिंग को लेकर वो देश भर में चर्चित रहे हैं। जोधपुर से बैठकर वो भास्कर के लिए नेशनल लेवल की रेलवे की खबरें निकालते रहे हैं। स्वागत है प्रवीण जी आपका भी। और सैनी जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आज प्रधानमंत्री का दौरा था और शायद 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाए और प्रधानमंत्री का शायद ये आखिरी सरकारी दौरा हो इस चुनाव के पहले। उस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। क्या लगता है प्रधानमंत्री क्या कह गए हैं, क्या खास रहा आज? तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, जिसका वो जिक्र कर रहे थे महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, कि किस तरह से सस्ता सिलेंडर की तैयारी वो करके आए थे दिल्ली से और यहाँ आकर भाषण की शुरुआत उन्होंने इसी सस्ते सिलेंडर की सौगात से की। जिस तरह चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही है, हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, तो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव से पहले ये आखिरी सरकारी दौरा हो सकता है। उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा था। क्या रहा इस दौरे के अंदर और इस भाषण में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हैं और जोधपुर से प्रवीण धिंगरा जी हैं। प्रवीण धिंगरा जी का मैं परिचय करा देता हूं आपसे। वो पिछले 25 साल से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता में हैं और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवज्योति के लिए काम कर चुके हैं और फिलहाल फ्रीलांसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। स्वागत है प्रवीण जी आपका। जी धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। मैं पहला सवाल ओम सैनी जी से करता हूं। सैनी जी, आज की प्रधानमंत्री की जो स्पीच रही है
कुछ बहुत ज्यादा ऐसा निकल कर नहीं आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात कह गए हों। आपके लिए क्या रहा? देखिए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने गजब की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब मैं दिल्ली से आपके लिए सौगात लेके आया हूं। हमने समझा कि शायद, और गैस सिलेंडर की बात जब उनके, हमने समझा कि शायद और सस्ता होने जा रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि साहब 600 रुपये में अब रसोई का गैस सिलेंडर हमारी माताओं को, बहनों को, मेरे परिवारजनों को मिलने लगेगा। तत्काल हंसी आई कि आपने देखा नहीं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम प्रारंभ किया हुआ है। और वो सब इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रत्येक उज्ज्वला और बीपीएल परिवार को 500 रुपये में दे रहे हैं। वैसे में आपने नया क्या दिया, लेकिन ऐसा लगा कि आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर नहीं कर सके और सिर्फ अपनी मुद्राओं में और अपने खास किस्म के अंदाज में बातें कहने में वो ये सब भूल गए कि लोगों की परेशानी, महंगाई का क्या सिलसिला रहा है, बेरोजगारी का क्या सिलसिला रहा है और मुद्रा डिमोनेटाइजेशन का क्या सिलसिला रहा है, राजस्थान की जनता ने उसे कैसे भुगता है। फिर उन्होंने फरमाया कि साहब मैं पानी का नर्मदा, एक बड़ा गजब की बात उन्होंने बोली कि साहब मैं राजस्थान के लोगों को एक बूंद भी पानी की कमी नहीं रहने दूंगा, और ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में पानी की जरूरत थी तो उस वक्त मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। मैंने तत्काल अपने भाइयों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए नर्मदा माँ का इधर रास्ता खोल दिया। उनको पता ही नहीं है कि समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो 23 जिलों को पानी मिलने के लिए जो योजना बनी है और जिसको लेकर के राज्य सरकार लगातार उनके साथ में मुठभेड़ में है, और 25 के 25 जो एमपी वहां पर बैठे हैं, उसमें आप बेनीवाल जी को छोड़ दीजिए, बाकी ने एक जबान भी नहीं हिलाई उनको ये कहने की साहब पानी का तो परेशानी तो वहां है, अगर वो आप उसको राष्ट्रीय योजना बना दें तो 23 जिलों में बड़ी आसानी से पानी और खेती के लिए भी और पीने के लिए भी उपलब्ध होगा। लेकिन ये बात किसी ने नहीं कही। प्रधानमंत्री अपने रो में बोलते चले गए और पता नहीं कहाँ से, किस कोने से मोदी 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 और उनके चेहरे दिखाए जा रहे थे और तालियां बज रही थी। अब ये चूंकि कोई वाइड कैमरा तो था नहीं और हम जहाँ से बैठे थे वहां से ये सब नजर तो आता नहीं है। ये निश्चित रूप था कि लोग काफी थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि उसके अंदर इस तरह की बातें कही जाए और उस पर कोई सवाल न उठाए। लेकिन प्रधानमंत्री कह गए और लोग सुनते रहे। उन्होंने ये कहा कि राजस्थान की सरकार तो लाल डायरी के किस्से भी सुनाने लग गए हो। जिस लाल डायरी को इस्टेब्लिश कर दिया कि उसमें कुछ भी नहीं है, उस लाल डायरी को खोलने की आज आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे खोला वो कमाल है। साथ साथ में ये भी देखा कि सब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और बहुत सारा गजरा, बड़ी सारी माला जो लेके आए, तो उसमें जो नेता लोग जिस तरह के घुसने की चेष्टा कर रहे थे वो तो कर नहीं पाए, और प्रधानमंत्री ही खुद ही नजर आए और पीछे जो कुछ नजर आ रहा था। लेकिन साथ साथ में राजस्थान के जो नेता थे वो उसमें सिर्फ सीपी जोशी जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वो तो दिख रहे थे सब, लेकिन बाकी लोगों को जैसे ऐसा लग रहा था कि उनको डिस्टेंस के साथ में सारा सिलसिला कर रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा था ना कि चेहरा कमल का होगा, तो आज भी ये इस्टेब्लिश करने की उन्होंने कोशिश की कि चेहरा कमल का होगा। बड़े उत्साह से सब लोग लगे हुए थे, लग रहा था कि आज कुछ अच्छी बात कहेंगे कि सब लोग, आप सब मेरे परिवारजन जो बैठे हैं और मेरे परिवारजन जो राजस्थान को देख रहे हैं, वो कोई नया रास्ता दिखाएंगे। और मैं इन सबका आह्वान करता हूं कि वो ऐसा करें, क्योंकि उनमें नाम लेने पड़ते, तो नाम किसी का लेना नहीं चाहते थे शायद, और यही वजह हुई कि वो अपनी बात कह के हटे। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजस्थान में मैंने इतना वो सब कुछ दिया है, तो परिसर का किसी छोटा सा कहीं और हुआ है, कहीं स्टेशन की बात हुई है, ये सब बातें तो पता थी कि प्रधानमंत्री जो सेंट्रल लेवल पे जो कुछ चीजें कर रहे हैं तो इस वक्त कह देना काफी ठीक रहेगा, वो तो हुआ। बाकी मुझे नया कुछ नहीं लगा। महंगाई के बारे में उनका कोई सिलसिला नहीं था, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के उनका कोई सिलसिला नहीं था। क्या राजस्थान सरकार नहीं कर रही है, हम अपना सेस हटा देंगे, हम इसको सस्ता करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। जैसी बेरोजगारी का सिलसिला है, 2 करोड़ तो ना सही, लेकिन कुछ रोजगार राजस्थान के लोगों को कहाँ मिलेंगे, वो भी नहीं कहा उन्होंने। और पेंशन की बात पे उन्होंने खास तौर से सैनिकों की पेंशन की बात कही कि साहब इन्होंने 500 करोड़ रुपए रखे थे, मैंने उनको कितना करोड़ कर दिया, और 1 मैन 1 जो उनकी जो पेंशन का सिलसिला है उसे किस तरीके से लागू किया है। लेकिन ये नहीं कहा कि जो राजस्थान की सरकार ने जो पेंशन स्कीम लागू की है और जिसकी दूसरे राज्य होड़ कर रहे हैं उसका क्या सिलसिला है,
इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं। बस मेरे परिवारजन और मेरा राजस्थान और मेरे लोग और सारे जितने हमारे देवता उन सबको ढोक देते हुए उन्होंने अपनी बात चालू की और उसी के साथ में समाप्त की। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पिछली बार जब वो सावला जी आए थे तभी उन्होंने अपनी जो स्वास्थ्य योजना थी इंश्योरेंस की 5 लाख की योजना, जबकि राजस्थान में गहलोत सरकार 25 लाख 25 लाख इंश्योरेंस दे रही है, तभी उन्होंने अपनी 5 लाख की योजना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। मेरा अगला सवाल प्रवीण जी से। प्रवीण जी, जी 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और मोदी कह रहे हैं 600 रुपए में केंद्र सरकार देगी। क्या लगता है आपको, राजस्थान के लोग, जोधपुर के लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए, जोधपुर के संदर्भ में बात करें तो अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है, और यहाँ के लोग आप कुछ भी कर लो, केंद्र से कोई भी आ जाए, अशोक गहलोत का साथ छोड़ने वाले नहीं है। मोदी जी की लोक लुभावनी बातों से कुछ वोटों का फर्क पड़ सकता है, कुछ सीटों पर फर्क पड़ सकता है। बात अशोक गहलोत के व्यक्तित्व की है कि जोधपुर के लोग उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे। आज जो उन्होंने सौगातें दी है उसको लेकर भी कुछ अलग अलग फिगर आ रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें पीछे बैनर पे 5,900 करोड़ रुपए लिखे हुए थे। प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा मैंने 5,000 करोड़ की सौगात दी है। और एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा 10,000 करोड़ की सौगातें देंगे। क्या चक्कर है, कितना फिगर है एक्चुअल में? देखिए, कल दोपहर में पीआईबी की प्रेस रिलीज आई थी, उसमें 5,000 करोड़ की राशि दी हुई थी। जब गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनका जो प्रेस नोट हमारे पास आया उसमें 10,000 करोड़ था, और आज सुबह जब बैनर देखा उसमें 5,900 करोड़। तो कल रात से हमने भी लोगों से पूछने की कोशिश की कि भाई ये फिगर ऊपर नीचे कैसे है, तो 500 का 700 करोड़ समझ में आता है, लेकिन 5 और 10 और ये इतना फर्क कैसे। आज सुबह भी मेरी एक बीजेपी के नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई साहब इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं वो जोड़ दिए, इसलिए ये फिगर 10,000 करोड़ हो गया है। अब जोड़ने के बाद भी जब मोदी की सभा में 5,900 करोड़ है तो फिर बाकी की राशि कहां गई और कहां से आई थी और कहां चली गई अचानक। तो जो मुझे जानकारी मिली है इसमें करीब 1,200 करोड़ रुपए जो है वो रेलवे के प्रोजेक्ट के हैं, और बाकी जो है आपके एम्स का, आईआईटी का और एयरपोर्ट का, अब अजमेर का भी आपने काम इसमें शामिल किया है, उदयपुर एयरपोर्ट भी आपने इसमें शामिल किया है। अब ये मिला लो तो हो सकता है मेरे हिसाब से ये 20-25 हजार करोड़ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो जोड़ना जोड़ लो, जो कम करना कम कर लो। फिर भी जो सौगातें आज दी है वो क्या जोधपुर के लिए कितना मायने रखती है और कितना लोगों को लुभा सकेंगी? देखो, जोधपुर के मायने में हम बात करें तो एक बहुत रोचक वाली और बात है कि मोदी सरकार को अभी 10 साल नहीं हुए हैं पूरे, अभी 9.5 साल के आसपास चल रहे हैं। जोधपुर आईआईटी के भवन का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था, मोदी की सरकार के आने से पहले। इसके क्लासेस जो है 2008 में शुरू हो गई थी, करीब 15 साल पहले। आज आप जो है राष्ट्र को जोधपुर की आईआईटी समर्पित कर रहे हैं, किस रेफरेंस में कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जोधपुर एयरपोर्ट, कई दशक से लोगों की डिमांड, कई दशक से इसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, टेंडर्स हो रहे हैं। अब जाके आप जब चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में तब आप शिलान्यास कर रहे हैं, अब तक तो एयरपोर्ट बन जाना चाहिए था। और एक रोचक बात यह है, जोधपुर के संदर्भ में विकास की जो बात मोदी जी करके गए हैं, जोधपुर में उन्होंने कहा है कि साहब यहाँ पे आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रही है, बाईपास बन रहे हैं, लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एलिवेटेड रोड, जो कि राजस्थान सरकार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गडकरी जी के बीच में राजनीति का, बयानबाजी का कॉरिडोर बन चुका है। उसको लेकर मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं की, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत जब भी दिल्ली में गडकरी के साथ बैठकर इस प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, उसके कुछ सेकंड बाद ही वहां के फोटो, वीडियो, नक्शा सब सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है कि साहब जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनने जा रही है। तो आज जब देश के प्रधानमंत्री जोधपुर में विकास की झड़ी देने आए थे तो एलिवेटेड रोड भी दे देते, हो सकता है चुनाव में 2-4 वोट ज्यादा मिल जाते। और बात रही एम्स की, एम्स का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, इसके विस्तार की भी लगातार परियोजनाएं हैं, वो पहले से सारी चीजें तय हैं। आप चुनाव के टाइम पे सिर्फ उनको भुनाने के लिए आए हैं। ओम सैनी जी, आपको लगता है कि जैसे सिलेंडर की बात हुई है, पिछली बार आए थे तो गहलोत सरकार की
बाकी योजनाओं की गारंटी देकर गए थे। कहीं ना कहीं एजेंडा जो फिक्स होते जा रहा है, गहलोत सरकार की योजनाओं की तरफ बढ़ते जा रहा है और प्रधानमंत्री उस पर कहीं डिफेंस में आते जा रहे हैं। बार बार इस बार भी जैसा लग रहा तैयारी करके आए थे कि जोधपुर जाना है, गहलोत को जवाब देना है, तो उससे पहले सिलेंडर कुछ सस्ता कर सकूं। नवीन जी, देखिए दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री को ये याद नहीं रहता कि राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उसके उनका चिट्ठा भी उनके सामने नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि पहली बार ही सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उनको पता नहीं है, स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान सरकार ने दिया यही पता नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, महंगाई राहत कैंप जो राजस्थान सरकार ने चलाए उनका भी उनको कोई ज्ञान नहीं है। यानी 500 रुपए का ये जो सिलेंडर जिसकी मैं बात बोल रहा हूँ, साथ साथ में इंदिरा रसोई और सारी इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनको कि आप उन सोशल सिक्योरिटीज के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और ये जो महत्वपूर्ण बात थी जिसको कि रिजेक्ट किया जाना चाहिए था या जिसको कंडेम करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वो ये थी कि राजस्थान सरकार ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, नीति निर्देशक तत्वों को गारंटी के रूप में लोगों के सामने पेश किया है। जो एक आदर्श प्रजातंत्र होना चाहिए, आदर्श समाज होना चाहिए, उसमें पेश किया है। और ये कहते हुए पेश किया है कि आपका हक है, हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, हम आपके साथ ये सब सुविधाएं देना हमारा दायित्व है कि हम आपको दें। है ये जो कि मैंने ये कर दिया, जो बोलते हैं प्रधानमंत्री, समझ में नहीं आता था क्यों बोलते हैं। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब यही है कि सामान्य जन को, नागरिक को उसकी सारी, उसकी शैक्षणिक, उसकी स्वास्थ्य की, उसकी रोजगार की सबकी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। वो उपलब्ध कराने में आप मेहरबानी क्या कर रहे हैं? आपने अगर 14 साल, कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हो, मान लिया, लेकिन आपने जो 9.5 साल गुजार दिए उसमें आपने क्या किया है, ये भी तो सवाल किया जाना चाहिए ना। लेकिन सवाल करने के लिए उपलब्धि नहीं है। वो तो अपना आते हैं और नाटकीय मुद्रा के साथ में जिस तरह का भाषण देते हैं और जिस तरह से करते हैं, तो हिप्नोटाइज से होकर के या हैरानी से लोग देखते हैं शायद। अब हैरानी में नाराजगी भी हो सकती है, हैरानी में उत्सुकता भी हो सकती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। और कुछ लोग होते हैं जो उसमें बहुत ज्यादा उत्साह के साथ में किसी किसी कोने में नजर आते हैं, जिनके पास में मोदी के चेहरे लिए हुए होते हैं या कुछ स्लोगन लिखे होते हैं। ये देखा ना आज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से पूरे मुल्क में वो पिछले 2014 में, उसके बाद 2019 में जैसा कुछ कर आए हैं, वही शायद अब 2024 में कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब चीजें इतनी साफ साफ हो गई है, सारे मतलब चाहे विपक्ष में भी या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगने लगा कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि नाराजगियों के स्वर नजर आते हैं, और जिनको कोई पाटने के लिए वो बार बार कहते हैं कि कमल का फूल ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, जबकि वो करते अपने आप को ही प्रोजेक्ट है कि कमल का पर्याय हूं मैं। इस तरह की बात कहते नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट इसी तरीके से करते हैं। तो वहां भी नाराजगी, और साथ साथ में सरकार, अब राजस्थान की सरकार कैसे कर रही है, लूट खसोट, ये सब जो जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल, कल नड्डा साहब बोल रहे थे, नड्डा साहब भी ऐसे बोल रहे थे। और अब हम एक मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं जिसमें लोगों से सुझाव ले रहे हैं। और तो राजस्थान सरकार तो पहले ही ले चुकी है, उन्होंने घोषणा की है कि उनके पास में कितने सारे लोगों के सुझाव आ चुके हैं, और 2030 का जो उनका अपना कार्यक्रम है वो किस तरीके से वो उस प्रोसेस में चलेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री प्रेस से मुखातिब नहीं होते, मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर प्रधानमंत्री ये सब भाषण करने के बाद में जोधपुर की प्रेस को बुलाते और उसके साथ में बात करते, तो फिर उनको सब आईना नजर आता, लेकिन वो देखते ही नहीं है। वो जोधपुर का काम, वो दिल्ली के उसके पास में भी नहीं हो, तो दुनिया के उसमें नहीं जाते। बड़ी मुश्किल से अमेरिका के अंदर उनको 2 शब्द बोलने पड़े थे, उसमें सारा गड़बड़ हो गया। तो ये देखिए, इन सारी कमियों को हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री में बहुत सारी खामियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। और ये देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री तो है नहीं। और जब वो आए तो उनको उसी तरीके से, उसी पदनाम से, उसी संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। लाल डायरी का क्या ख्याल था? तो शायद मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक बात बोली थी जब वो सरकारी उसमें थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ कुछ वैसे बोलना ठीक नहीं है, खुल करके तो उस मैदान में जाके बोलूंगा तो रावण का चबूतरा है। तो कब अपेक्षा की जा रही थी कि रावण जैसी कुछ बुलंद आवाज में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी नवीन, एक भाषण में एक बात और थी, दंगों का जिक्र करना, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना। चित्तौड़ आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि भाजपा आई तो दंगे बंद हो जाएंगे। उसके पहले जयपुर में एक सड़क हादसे को लेकर
जो सांप्रदायिकता का माहौल बना था वो था। उसके बाद कल जयपुर में जो सभा हुई उसके अंदर भी भाजपा के सारे नेता, सांसद, विधायक पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री ने जोधपुर में तुष्टीकरण की बात की और जोधपुर में एक पुरानी घटना को याद किया। क्या लगता है जी हाँ। प्रधानमंत्री दूसरी पिच तैयार कर रहे हैं? देखिए, पिच नहीं, उनके पास में यही है, उदयपुर को बोलना जरूरी है, टेलर के साथ में जो हुआ उसकी उस दुखद घटना को बार बार दोहराना जरूरी है, करौली को दोहराना जरूरी है, जोधपुर की घटना को दोहराना जरूरी है। तो ये कौन सा तरीका है? ये सब स्पष्ट नजर आता है। मैं कहता हूँ ना कि संवाद नहीं करते प्रधानमंत्री, वरना उनके सामने सारी चीजें खुली हो सकती हैं। संवाद करने के लिए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, मंत्री आते हैं, वो भी यशस्वी के अलावा कुछ बोलते नहीं है। भाई हम अपने प्रधानमंत्री को एग्जामिन कर सकते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किया, कैसा काम किया। एग्जामिन करने का हक तो हमें है, नागरिक को भी है, जर्नलिस्ट को भी है, उस राजनेता को भी है। लेकिन कोई राजनेता कभी भी ये सब बातें नहीं पूछते कि ये अरे आपको अगर राजस्थान सरकार से कोई ऐतराज है तो ये बताइए कि इतनी सारी जो योजनाएं हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं जो जिनको कि राजस्थान सरकार ने दिया है, उनको रिजेक्ट कीजिए ना, बताइए कि सब बकवास है, ये सब धोखा है, असलियत नहीं है। ये बताएं तो सब समझ में आए, या ये बताएं कि इसमें कमियां हैं, ये समझ में आए। लेकिन आउटराइट चीजें रिजेक्ट करते हैं और एलेज करते हैं कि तुष्टीकरण का सिलसिला अपना रहे हैं। तुष्टीकरण कहां से हुआ? इसमें अपराधियों को पकड़ा गया, चाहे हरियाणा, चाहे उदयपुर का मामला हो, चाहे जोधपुर का मामला हो, चाहे करौली का मामला हो, और तो और मानेसर वाले को इधर पकड़ के ले आए, उसको दुरुस्त। तो ऐसे में आप कहाँ सरकार को ऐसे एलेज कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये हमें इन सारी बातों को सुनने से और इन पे टिप्पणी करने से पहले प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करनी चाहिए कि हुजूर आप जहाँ कहीं भी पधारे हैं, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लिया कीजिए ताकि वस्तु स्थिति का पता हो जाए। क्योंकि आपके नुमाइंदे तो आपको वास्तविकता बताते नहीं, वो तो वही बताते हैं जो आप कहते हैं कि भाई ये बताओ मुझे। तो हमें ऐसा लगा कि जोधपुर में जो आज शायद अंतिम सभा थी उनकी, इसके बाद में इलेक्शंस के लिए चले जाएंगे, तो फिर तो आप कुछ भी बोलिए। तो आज कुछ कह सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, न राजस्थान की सरकार की। प्रवीण जी, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग जोधपुर में रहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जिन दंगों की आग की बात की, वो जो दंगे हैं वो इतने बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं थे कि पूरा जोधपुर हिल गया हो या पूरा जोधपुर थम गया हो। दूसरी बात यह है कि बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को बदनाम करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए जितने भी अपराध, महिलाओं से जुड़े मामले और बता रही, हमको शर्म आने लगी कि क्या हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां हम सुरक्षित नहीं है, जबकि हम सुरक्षित हैं, हम सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। क्या बीजेपी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रही? तो हमें खुद अपने आप पर शर्म आने लगे कि क्या हमारे नेता हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसी को गंदा करने में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिन दंगों का जिक्र किया, जोधपुर में उसका कोई असर नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हम उस तरह के बदनाम किए जा रहे हैं जितना मामला था नहीं। ठीक है। ओम सैनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आज फिर प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे एक ही मंच पर थे। रोड शो के अंदर प्रधानमंत्री के साथ में वसुंधरा राजे नहीं थी, सीपी जोशी ही थे। शायद गजेंद्र सिंह शेखावत भी हो सकते थे लोकल के कारण, पर वो नहीं थे। और मंच पे भी आज भी उनकी दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं थी, कोई संबंध, सहजता नजर नहीं आ रही थी। आप ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, ये जितना जो कुछ टीवी से नजर आता है, जो देखने को मिला, वो तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन वसुंधरा राजे इन सब बातों के साथ में कहीं किसी विद्रोह की स्थिति में अपने आप को नहीं डालना चाहती। वो आज भी समन्वय के रास्ते पे ही चलने की चेष्टा कर रही हैं कि उनकी पार्टी के बाकी लोगों को साथ में लेकर के और आगे चलें। लेकिन बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि प्रधानमंत्री की जो क्या कहना चाहिए, जो प्रधानमंत्री का जो तरीका है, उससे बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि जैसे उनको दरकिनार किया जा रहा है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि राजस्थान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता तो एक ही है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि चाहे हम उनसे इत्तेफाक रखें या ना इत्तेफाक रखें, लेकिन ये सच है कि उनके अलावा नहीं है कोई भी। उनसे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से वो प्रेस को डील भी कर सकती थी,
और दूसरा भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से यशस्वी यशस्वी के चक्कर में पड़ के कुछ बोलना नहीं चाहते, वही सब दिक्कत है। शेखावत साहब ने तो कल लिए, ढींगरा साहब बता रहे हैं, कल वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह के सवालात मेरा ख्याल हुए और नहीं होंगे कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आउटराइट रिजेक्ट करती है गहलोत सरकार की इन योजनाओं को, तो उनका कारण बताइए क्या है। क्या ये जो आंकड़े बताते इतने इतने लाख लोगों तक, इतने करोड़ लोगों तक ये सब पहुंच गया, पहुंचा या नहीं पहुंचा, बताइए। वो नहीं बताएंगे वो। प्रेस को वही, अच्छा प्रेस क्यों इस विवाद में पड़ेगा फिर के साथ, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जमाने में प्रेस इस तरह के विवादों में पड़ता था, बहुत जोखिम लेके पड़ता था, जोखिम के साथ में काम करता था। अब प्रेस भी जोखिम नहीं लेता, वो भी देखता है ठीक है जावे आप जो कह रहे हैं वो छाप देंगे और दूसरा वो कहेंगे वो छाप देंगे। तो हम क्या आंकलन नहीं कर सकते? हम जो आंकलन कर सकते हैं उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। हमारा आंकलन परफेक्ट जा सकता है, बिल्कुल तटस्थ भाव से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया और कौन बेहतर करती रही है। कोई भी विकास के रास्ते में रुकावट क्यों बनेगा? वसुंधरा जी क्यों बनेंगे विकास के रास्ते में रुकावट? भैरव सिंह जी क्यों बनते विकास के रास्ते में रुकावट? अशोक गहलोत क्यों बनते विकास के रास्ते में रुकावट? राजस्थान की जनता के लिए आप कर रहे हैं ना, बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं तो कीजिए, लड़ाई कीजिए, निश्चित रूप से वैचारिक रूप से अपने इत्तेफाक रखिए। आपका अगर आप विश्वास करते हैं अति राष्ट्रवाद में या राष्ट्रवाद की उन सब चीजों में, तो ये लोग विश्वास करते हैं धर्मनिरपेक्षता में और प्रजातंत्र के एक दूसरे स्वरूप में, उसको रिजेक्ट कीजिए ना, जनमानस को तैयार कीजिए उसके लिए। तो वो सब नहीं करते मतलब ये कहते हैं कि इसने विकास के रास्ते में रोड़े अटका जी ना, हर कोई कर रहा है विकास। जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको विकास करना पड़ेगा, उसकी सरकार को काम करना पड़ेगा। वो कोई नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री से मैंने ये सवाल किया था जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। मैंने कहा ये आप भैरव सिंह जी पर आरोप लगाते हो कि 53,000 करोड़ का वो छोड़ गए, कर्जा छोड़ गए। मैं बताता हूँ कि मैंने बताया कि आपके डेवलपमेंट का मॉडल क्या है। डेवलपमेंट का मॉडल यही है कि आपको उधार लेना पड़ेगा, निवेश निमंत्रित करना पड़ेगा और उसको चुकाने का रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन जनमानस की जितनी भी जरूरत है उनको पूरा करना पड़ेगा। वो कब समझ में आई? अब समझ में आ रही है। आप कहते हैं कि कोई आसान नहीं करते हम ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपकी सेवा करें, हमारी ड्यूटी है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें, आपको रोजगार का सारा सिलसिला बनाए, नरेगा ही नहीं सही नरेगा भी बनाए। ये सब चीजें अब कहने लगे ना लोग, ये तो अच्छी बात है। इन अच्छी बातों की तारीफ की जानी चाहिए और ये रखा जाना चाहिए कि जो दूसरा शासन में आएगा उसको भी यही करना पड़ेगा। ढींगरा साहब तो और पूछ ली कि वो क्या सोचते हैं जोधपुर के अंदर। ढींगरा जी, क्या प्रधानमंत्री जो आज आए थे, लोकल की पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस था उसका, कुछ उनके स्पीच का या जिन नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने नेता के तौर पर सिर्फ एक जोधपुर के जो सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं सूर्यकांत, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जरूर पूछा है। बाकी नेता सिर्फ वहां पे खिलौनों की तरह बैठे थे और मोदी जी की शोभा बढ़ाने के लिए आए थे बस। और अभी इसका नहीं पड़ेगा, जब चुनावी समर शुरू होगा, जब मोदी जी खुलकर बोलेंगे, तब जरूर सीटों पर वोटों का असर पड़ेगा और तब जो हिंदुत्व वाली बात आएगी उसके लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और उसके लिए हमें समय का इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे क्या होगा राजस्थान की राजनीति में, ये अभी बीजेपी की उस तैयारी और कांग्रेस की तैयारी से आगे पता चलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 4 PM राजस्थान की खबरें यदि आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, और इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। नमस्कार।